था इसका। जो बताओ, जो हेलिकल पाथ बनेगा उसमें जो सर्कल फॉर्म होता है वो सर्कल किस प्लेन में फॉर्म होगा? तो आप लोगों ने बताया वाई जेड प्लेन में ये सर्कल फॉर्म होने वाला है, यस और नो? वाई जेड प्लेन में ये सर्कल फॉर्म होने वाला है, सबको पता चल गई थी ये बात? वेरी गुड। देखो बच्चों, वैसे भी है ना, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, ध्यान सुनना, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, उसके पैरेलल अगर कोई वेलोसिटी वेक्टर है तो उस डायरेक्शन में तो क्या मैग्नेटिक फील्ड केवल लीनियरली मूव करने वाला है, यस और नो? अगर हम लोग यहाँ पे देखें, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, क्या उस डायरेक्शन में तो जो चार्ज पार्टिकल है क्या वो लीनियरली मूव कर रहा होगा आगे की तरफ, यस और नो? हाँ, तो हमें केवल सर्कल के बारे में सोचना है। अगर सर्कल के बारे में अगर हमें इंफॉर्मेशन मिल गई तो हम इजीली हेलिकल पाथ बना लेंगे। अब इस क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया, ध्यान सुनो। इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि आपके पास जो चार्ज पार्टिकल है, चार्ज क्यू, मास एम, चार्ज क्यू, मास एम, ठीक है, ये चार्ज पार्टिकल इनिशियली 0,0,0 पे प्रेजेंट है। कहां पे प्रेजेंट है? ओरिजिन पे, ठीक है। कहां प्रेजेंट है बच्चों? ओरिजिन पे। इनिशियली ये ओरिजिन पे प्रेजेंट है। आपसे बोला गया पहली चीज तो आपको रेडियस लिखनी है, क्या होगी, ठीक है, और पोजीशन ऑफ पार्टिकल लिखनी है एज अ फंक्शन ऑफ टी। पोजीशन ऑफ पार्टिकल, ऑफ पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ टी, एज अ फंक्शन ऑफ टी। चलो स्टार्ट करो इस क्वेश्चन को करना। आपको सबसे पहले तो लिखनी है रेडियस क्या होगी। रेडियस लिखने के लिए क्या वेलोसिटी का वो कंपोनेंट देखा जाता है जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, यस और नो? रेडियस लिखने के लिए वेलोसिटी का वो कंपोनेंट यूज में आता है जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, यस और नो? यस। तो सबसे पहले तो रेडियस लिख लो। नहीं बेटा, यहाँ पे साइन थीटा कहाँ पे आएगा? साइन थीटा क्यों लेना है? देखो कौन सी वेलोसिटी परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड की? क्या v2 इज द परपेंडिकुलर वेलोसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यस और नो? हियर v2 इज द परपेंडिकुलर वेलोसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो v2 का यूज लेंगे, सिंपल। इसका यूज लेंगे, v2 का यूज लेंगे मैग्नेटिक फील्ड लिखने के लिए, सॉरी रेडियस लिखने के लिए। तो सबसे पहले हमने रेडियस लिखी, देखो r, जो रेडियस होगी क्या वो रेडियस एम वी टू अपॉन क्यू बी होगी बच्चों, यस और नो? देखो v2 इज द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विच इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, यस और नो? हाँ, ये बात सबको समझ। तो ये तो हो गई रेडियस। अब तुम्हें जो सर्कल आपको फॉर्म होता हुआ दिखाई देता है, अगर एक कॉर्नर से हम लोग देखें, हेलिकल पाथ के एक कॉर्नर से अगर हम लोग देखें तो हमें क्या एक सर्कल फॉर्म होता हुआ नजर आता है बच्चों, यस और नो? हाँ, तो वो वाईजेड प्लेन में जो सर्कल बनेगा उस सर्कल के बारे में आपको इंफॉर्मेशन चाहिए। तो सबसे पहले हमने वाईजेड प्लेन बना लिया। मुझे बताओ, मैग्नेटिक फील्ड आई कैप डायरेक्शन में है, तो क्या आई कैप को हमें इनटू दी प्लेन रखना चाहिए? पॉजिटिव एक्स को क्या हमें इनटू दी प्लेन रख लेना चाहिए, यस और नो? जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उसे इनटू दी प्लेन रख लो। तो देखो यहाँ पे हमने इनटू दी प्लेन एक मैग्नेटिक फील्ड बना ली और इसको बोल दिया कि भाई ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये आई कैप डायरेक्शन में है। कौन सी डायरेक्शन में है बच्चों? आई कैप डायरेक्शन में। देखना ध्यान से, इसको बोल दिया बी वेक्टर विच इज बी नॉट आई कैप, ठीक है। तो यहाँ पे जो वाई एक्सिस होगी, क्या वो वाई एक्सिस ऐसे नजर आएगी बच्चों? ये वाई और ये जेड, यस और नो? ये नेगेटिव जेड और ये नेगेटिव वाई, यस और नो? अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस को इनटू दी प्लेन रख देंगे तो यहाँ पे ऐसे नजर आएगा वाई जेड प्लेन, हाँ या ना? अब अगर तुम्हें सर्कल फॉर्म करना है, तुम चाहते हो तुम्हें सर्कल फॉर्म करना है, तो तुम्हें वो वेलोसिटी देखो चार्ज पार्टिकल की जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। तो क्या आपको यहाँ पे एक वेलोसिटी v नॉट, सॉरी v2 इस तरफ दिखाई देगी,
यस और नो? ये v2 वेलोसिटी क्या मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है? यस और नो? देखो अगर आप चाहते हो कि आप ड्रॉ कर पाओ सर्कल को इजीली, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर वेलोसिटी देखनी है, केवल और केवल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर वेलोसिटी देख लो कौन सी दिख गई। यस और नो? v2। अच्छा अब मुझे बताओ, 2 मिनट के लिए ऐसा मान लो कि v1 है ही नहीं, 2 मिनट के लिए ऐसा मान लो कि v1 प्रेजेंट ही नहीं है इस चार्ज पार्टिकल के पास, तो मुझे बताओ जो सेंटर होता वो इनिशियल पोजीशन फोर्स किस तरफ लग रहा होता? सोचो, v1 तो है ही नहीं, हमने मान लिया v1 है ही नहीं, तो फोर्स किधर लग रहा है? अपवर्ड, मतलब ये वाई एक्सिस के अलोंग फोर्स लग रहा होगा। यस और नो? तो सेंटर कहाँ होना चाहिए सर्कल का? क्या सेंटर का सर्कल पॉजिटिव वाई एक्सिस पे लाई करना चाहिए? हाँ, यहां कहीं सेंटर लाई करना चाहिए, समझ गए? यस और नो? अब जो सर्कल बनेगा, क्या वो सर्कल कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको? हाँ या ना? अच्छा, ये सर्कल बन गया। अब गौर से बताओ, क्या ये सर्कल अंदर की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा होगा? क्योंकि V1 भी प्रेजेंट है, V1 प्रेजेंट है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो क्या ये सर्कल अंदर की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा होगा? इनटू दी प्लेन क्या ये बढ़ता हुआ जा रहा है? तो हम तो ऊपर से देख रहे हैं तो हमें ऐसा दिखाई दे रहा है। क्या सबको समझ में आ गई? ये एक हेलिकल पाथ है जिसे हमने एक कॉर्नर से देखा है। क्या सबको आइडिया लग गया कैसे बनाएंगे हम लोग सर्कल? केवल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर वेलोसिटी ढूंढो, अपने आप तुम सर्कल बना लो। सर्कल बनाने के बाद देख लो कि मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है और वेलोसिटी वेक्टर में से कौन सा कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग है, तो उसी डायरेक्शन में वो सर्कल बढ़ता हुआ आ जाएगा। क्लियर? उसी डायरेक्शन में वो सर्कल बढ़ता हुआ चला जाएगा। क्लियर होगी सबको बातें? सबको ये बात क्लियर? अब हमसे पूछा गया है कि हमें टी टाइम के बाद कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। टी टाइम के बाद कोऑर्डिनेट, तो मुझे तो एक्स डायरेक्शन में ये जो चार्ज पार्टिकल है, एक्स डायरेक्शन में ये जो चार्ज पार्टिकल है, क्या ये कांस्टेंट वेलोसिटी v1 से मूव कर रहा है अलोंग द एक्स एक्सिस इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स? v1 से मूव कर रहा होगा, तो क्या एक्स कोऑर्डिनेट आफ्टर द टी टाइम, एक्स कोऑर्डिनेट आफ्टर द टी टाइम क्या 3t हो जाएगा बच्चों? यस और नो? ओरिजिन से एक्स डायरेक्शन में कितना शिफ्ट हुआ टी टाइम के बाद? सॉरी, 3t नहीं, v1 इंटू टी, 3t नहीं, v1 इंटू टी। यस और नो? v1 इंटू टी। यस और नो? v1 वेलोसिटी के साथ v1 कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ x एक्सिस की तरफ बढ़ रहा है, ये x डायरेक्शन में v1 वेलोसिटी जो कांस्टेंट है, तो t टाइम के बाद x कोऑर्डिनेट कितना होगा? v1 इंटू टी। अच्छा, मुझे तो क्या इसके y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट यहां कहीं लाई करेंगे ऐसे सर्कल के ऊपर? यस और नो? y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट क्या सर्कल के ऊपर लाई करेंगे? तो हमने क्या किया, t टाइम के बाद मान लिया, हमने ऐसा मान लिया टी टाइम के बाद ये चार्ज पार्टिकल यहाँ पहुंच गया घूमते हुए, देखो ऐसे घूमता घूमता यहाँ पहुंच गया, तो क्या सेंटर के अबाउट इसने कुछ ना कुछ एंगल कवर किया होगा थीटा? यस और नो? सेंटर के अबाउट क्या इसने कुछ ना कुछ एंगल कवर किया होगा थीटा? यस और नो? और ये रेडियस है आर, तो इस आर के कंपोनेंट करके क्या हम वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं? इस आर के कंपोनेंट करके क्या हम वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं? गौर से देखो, जो जेड कोऑर्डिनेट है, जेड कोऑर्डिनेट जो होगा क्या वो आर साइन थीटा होगा बच्चों? यस और नो? देखो, आर साइन थीटा इज द जेड कोऑर्डिनेट। सबको नजर आया? यस और नो? आर का कंपोनेंट करो, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होगा वो आर साइन थीटा होगा, और हॉरिजॉन्टल में जेड एक्सिस दिख रही है। और जो वाई कोऑर्डिनेट होगा, जो वाई कोऑर्डिनेट होगा क्या वो आर माइनस आर कॉस थीटा होगा? यस और नो? देख लो, जिनको नहीं समझ में आया है वो देख ले एक बार, जिनको नहीं समझ में आया है वो गौर से देख ले। ये सर्कल है, ठीक है? देखो, ये थीटा एंगल है और ये आर है, तो क्या ये आर साइन थीटा रहा होगा? यस और नो? देख लो सभी बच्चे, तो ये जो डिस्टेंस हुई ये आर साइन थीटा हो गई, तो जेड कोऑर्डिनेट आर साइन थीटा हो गया। हाँ या ना? कोऑर्डिनेट्स तो ओरिजिन से मेजर किए थे, ओरिजिन से
पॉजिटिव जेड में कितना चला, आर साइन थीटा। और देखो ये जो है, क्या ये आर साइन थीटा हो गया, और ये कितना है, आर कॉस थीटा। तो ये जो डिस्टेंस है, ये वाली जो नीचे से मैंने ओरिजिन से जो डिस्टेंस लिया यहां तक, क्या ये वाई कोऑर्डिनेट कहलाएगी, यस और नो। ओरिजिन से यहां ऊपर चलोगे तो ये, तो इस डिस्टेंस को निकालने के लिए क्या आर में से आर कॉस थीटा को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा बच्चों, आर में से क्या आर कॉस थीटा को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। हाँ, और ये जो थीटा की वैल्यू है, क्या ये थीटा ओमेगा टी के बराबर है, क्या ये थीटा यहाँ पे ओमेगा टी के बराबर होगा। हाँ, तो टी के फॉर्मेट में बन जाएगी इक्वेशन, यस और नो। एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट, क्या तीनों हमें टी के फॉर्मेट में पता चल जाएंगे। हाँ सर, टी के फॉर्मेट में हमें सारे कोऑर्डिनेट्स पता चल जाएंगे। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। तो ऐसे बना सकते हो या नहीं बना सकते हो, तुम्हें तो कुछ नहीं करना, तुम्हें सर्कल बनाना है बस, तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें केवल सर्कल बनाना है। तुमने सर्कल बना लिया, अपने आप हेलिकल पाथ के बारे में तुम्हें इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। क्या सर्कल बनाना सबको आता है। सर्कल बनाने के लिए मैग्नेटिक फील्ड को इनटू द प्लेन हम लोग एज्यूम करते हैं, और फिर एक वेलोसिटी वेक्टर जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर उसे देखते हैं, वहां से सेंटर निकालेंगे फोर्स के अकॉर्डिंग, और फिर सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। सर्कल बन गया तो अपने आप हेलिकल पाथ का पता चल जाएगा कि ये सर्कल अंदर जा रहा है या बाहर आ रहा है। इस चीज के बारे में तुम्हें इंफॉर्मेशन इजीली मिल जाएगी। क्लियर, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलो, वेल डन। तो ये बात भी सबको समझ में आई थिंक आ गई। ये बात भी सबको यहाँ पे समझ में आ गई। देखो और कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। एक और अच्छा क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराता हूँ, है ना। मे बी शायद ये कभी जेई की एग्जाम में पूछा गया है, नहीं, लास्ट टाइम कुछ ऐसा आपको पेपर्स में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा। आप अगर कोई किसी कोई भी आप पेपर सॉल्व करोगे या कहीं ना कहीं आपको ये क्वेश्चन मिल ही जाएगा। मैं बताता हूँ, देखो क्या है। एक क्वेश्चन है ऐसा कि एक मैग्नेटिक फील्ड आपको दी गई है, बी इज इक्वल टू माइनस बी नॉट एक्स के कैप। ध्यान से देखो, एक मैग्नेटिक फील्ड आपको दी गई है माइनस बी नॉट एक्स के कैप, माइनस बी नॉट। क्या आपको पहले मुझे, क्या आपको तीनों केस सारे समझ में आ चुके हैं, क्या आपको तीनों केसेस समझ में आ चुके हैं, यस और नो में रिप्लाई दो। तीनों केस क्लियर हो गए ना। मैं तीनों केस के अलावा क्वेश्चंस के ऊपर बात कर रहा हूँ, ठीक है। तीन केस कंप्लीट हो चुके हैं, उनके अलावा अब कैसे कैसे क्वेश्चन मैग्नेटिक हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो देखो बच्चों यहाँ पे b इज इक्वल टू माइनस बी नॉट एक्स के कैप, ऐसे एक मैग्नेटिक फील्ड दी गई। क्या ये मैग्नेटिक फील्ड एक्स कोऑर्डिनेट के ऊपर डिपेंड कर रही है, यस और नो। क्या ये मैग्नेटिक फील्ड एक्स कोऑर्डिनेट के ऊपर डिपेंड कर रही है, हाँ या ना में जवाब दो। हाँ सर, ये एक्स कोऑर्डिनेट के ऊपर डिपेंड कर रही है। अच्छा, और जो के कैप है, के कैप क्या डायरेक्शन बता रहा है इस मैग्नेटिक फील्ड की, माइनस के कैप, सॉरी माइनस के कैप क्या डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बता रहा है। तो बताओ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है, इनटू द प्लेन, यस और नो। तो आपको ऐसा बोला गया, देखो माइनस के कैप डायरेक्शन में आपको ऐसा बोला गया कि ये आपके पास, अच्छा क्वेश्चन है, देखो ध्यान से सुनना। ये आपके पास एक कार्टेशियन प्लेन है, ठीक है। दिस वन इज एक्स एक्सिस एंड दिस वन इज वाई एक्सिस, ठीक है। और एक चार्ज पार्टिकल है क्यू, एक चार्ज पार्टिकल है क्यू जो ओरिजिन पे प्रेजेंट है, क्यू मास एम, ठीक है, ओरिजिन पे प्रेजेंट है। अब मुझे तो यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड है ये ऐसे इनटू दी प्लेन है, समझ रहे हो सब लोग। और ये मैग्नेटिक फील्ड एक्स कोऑर्डिनेट बढ़ने के साथ साथ क्या इंक्रीज हो रही होगी, यस और नो। जैसे जैसे आप एक्स डायरेक्शन में बढ़ते जाओगे क्या क्या मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज होती जाएगी, यस और नो। देखो एक्स कोऑर्डिनेट के ऊपर डिपेंड कर रही है ये मैग्नेटिक फील्ड। जैसे जैसे इस एक्स की वैल्यू बढ़ाते जाओगे तो क्या अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होता जाएगा, यस और नो में रिप्लाई दो फटाफट से। अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होता जाएगा। तो आपको क्या बोला गया, सुनना ध्यान से। आपको बोला गया बच्चों
कि एक चार्ज पार्टिकल है जो ओरिजिन पे है, इस चार्ज पार्टिकल को आपने एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी प्रोवाइड की है वी नॉट, आपने इस चार्ज पार्टिकल को एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी प्रोवाइड की है वी नॉट। मुझे बताओ क्या ये चार्ज पार्टिकल एक कर्व बनाते हुए मूव करेगा, यस और नो? पहले तो इनिशियली यहां पे बताओ फोर्स किस तरफ लग रहा होगा, टी इक्वल टू जीरो पे क्या फोर्स जीरो है, यस और नो? टी इक्वल टू जीरो पे क्या फोर्स जीरो है? क्यों जीरो? क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट, ये जो देखो यहाँ पे तो एक्स कोऑर्डिनेट जीरो था ना ओरिजिन पे, यस और नो? ओरिजिन पे एक्स कोऑर्डिनेट जीरो था, मैग्नेटिक फील्ड जैसे ही ये आगे बढ़ेगा पॉजिटिव एक्स की तरफ जैसे बढ़ेगा वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी, तो क्या इस पे फोर्स एक अपवर्ड डायरेक्शन में लगना स्टार्ट हो जाएगा, यस और नो? तो अपवर्ड डायरेक्शन में लगना स्टार्ट हो, कर्व ये क्या यहाँ पे एक कर्व बनाने वाला है, ये फर्स्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या एक कर्व बनाते हुए मूव करेगा, यस और नो? अब वो कर्व सर्कल होगा इस बात के बारे में कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी वेक्टर परपेंडिकुलर तो दिख रहे हैं आपको, तो आप सोचोगे सर सर्कल बने, पर क्या गारंटी है सर्कल बनेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है। क्या सबको ये बात समझ में आ गई? वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर परपेंडिकुलर तो है, पर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है, तो कर्व तो बनेगा, ये बात तो क्लियर हो गई, पर सर्कल होगा वो कर्व, इस बात के बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो हमसे पूछा गया फाइंड आउट, अच्छा ये कुछ इस तरीके से मूव करने वाला, तुमसे पूछा गया फाइंड आउट the maximum x coordinate of the particle, find out the maximum x coordinate of particle। चलो स्टार्ट करो, किसी को कोई आइडिया लगता है या नहीं लगता, देखो। फाइंड आउट द मैक्सिमम x कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल। मैक्सिमम x कोऑर्डिनेट कितना अचीव कर सकता है ये पार्टिकल, ये आपको सोचना है। अरे डायमीटर क्या होती है, सर्कल तो बन ही नहीं रहा, काहे की डायमीटर? तुम्हें क्या पता सर्कल बन रहा है? कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है क्या ये? अभी बोला सर्कल बनेगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। इतना सिंपल क्वेश्चन तो मैं भी नहीं पूछने वाला। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, देखो सोचते हैं, है ना, सोच, किसी को कोई आइडिया लगा अभी तक? एनीवन, किसी को कोई आइडिया लगा कि क्या सोचना चाहिए इसमें? अच्छा चलो, जो बच्चे बोल रहे हैं कि सर फोर्स फाइंड कर लो, एक्शन फाइंड कर लो, मुझे बताओ ये जो फोर्स और एक्शन है क्या ये कांस्टेंट रहे होंगे? मैग्नेटिक फोर्स के बारे में आप बात करना चाह रहे हो, तो वो मैग्नेटिक फोर्स क्या कांस्टेंट है? नहीं है। चलो मान लो मैंने लिख भी दिया, तो कहाँ लिखूं उस फोर्स को मैं? हर बार तो चेंज हो रहा है। ये आइडिया सही है, आइडिया में कोई खराबी नहीं है कि सर फोर्स लिख लो, थोड़ा बहुत तो आइडिया लग ही जाएगा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। एक बच्चा है महर्ष, महर्ष ने सही सोचा है कि क्या बोल रहा है। देखो, देखो क्या हुआ बच्चों, सुनना मेरी बात। हाँ, एक और महर्षि भी सही सोच रहा है कि सर उस इंस्टेंट पे मैं, अच्छा देखो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ क्या हो रहा है। मुझे एक चीज बताओ बच्चों, जिस इंस्टेंट पे हमने इस चार्ज पार्टिकल को वी नॉट स्पीड प्रोवाइड की, ये जो वी नॉट स्पीड है ये किस डायरेक्शन में है? अभी किस डायरेक्शन में, पहले ये सोचो। ये इनिशियली जो वी नॉट स्पीड है किस डायरेक्शन में है? एक्स डायरेक्शन में है। अच्छा
क्या कंटिन्यूस जब तक ये पाथ पे चलता रहे, ध्यान से सुनो, सपोज करो ये अगर ऐसा पाथ लेता है, ध्यान से देखना, मान लो अगर ये ऐसा पाथ लेता है, ध्यान से देखना, ऐसा कोई पाथ ये ले रहा है, यहाँ पे चलते 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 ऐसे मुड़ जा रहा है कहीं पे जाके आगे, ठीक है। तो जब ये चल रहा है ऐसे किसी पाथ पे, तो इस पाथ पे हर जगह पे हर इंस्टेंट पे क्या इसकी वेलोसिटी अलोंग द एक्स डायरेक्शन होगी या नहीं होगी? इसकी वेलोसिटी जो नेट वेलोसिटी क्या हमेशा एक्स डायरेक्शन के अलोंग बनी हुई है? यस और नो में रिप्लाई दो। यस। अरे कैसी बात कर रहे हो, वेलोसिटी तो पर टेंजेंशियल रही होगी ना पाथ के। क्या हर इंस्टेंट पे वेलोसिटी टेंजेंशियल बनी रही होगी इस पाथ के? भाई जिस पाथ पे चार्ज पार्टिकल चल रहा है उस पाथ पे क्या वेलोसिटी हर इंस्टेंट पे टेंजेंशियल बनी रहेगी? ये v नॉट स्पीड जो है क्या हर इंस्टेंट पे टेंजेंशियल, तभी तो चल रहा है इस पाथ पे, अदरवाइज चलता क्यों? अगर एक्स डायरेक्शन में बनी रहती हर इंस्टेंट पे तो केवल एक्स डायरेक्शन के अलोंग चलता ना फिर तो ये। अगर हर इंस्टेंट पे नेट वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन के अलोंग होती तो कंटिन्यूस एक्स डायरेक्शन में चलता ही, हाँ या ना? पर ये तो कर्व पाथ ले रहा है ना, कर्व पाथ ले रहा है मतलब हर इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी वेक्टर है वो टेंजेंशियल जरूर रहा होगा। यस और नो? अच्छा मुझे बताओ, जहां से ये टर्न लेना स्टार्ट करेगा, यहां से इसने टर्न लेना स्टार्ट किया, इस इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी वेक्टर है वो कौन सी डायरेक्शन में होगा? जिस इंस्टेंट पे टर्न एग्जैक्ट कि अब ये एक्स में जा ही नहीं रहा, क्या इस इंस्टेंट पे वेलोसिटी वेक्टर ऐसा हो गया होगा v नॉट? यस और नो? यस और नो में रिप्लाई दो। हाँ ऐसा हो गया होगा। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि सर मैक्सिमम एक्स कोऑर्डिनेट तब मिलेगा जब ये v नॉट वेलोसिटी पूरी की पूरी पूरी v नॉट वेलोसिटी y डायरेक्शन में हो जाए? यस और नो? ये पूरी v नॉट वेलोसिटी y डायरेक्शन में लाई करनी चाहिए, उस इंस्टेंट पे मैक्सिमम कोऑर्डिनेट रहा होगा सर x। यस और नो? उस इंस्टेंट पे x कोऑर्डिनेट मैक्सिमम रहा होगा जिस इंस्टेंट पे पूरी वेलोसिटी नेट वेलोसिटी जो चार्ज पार्टिकल की है वो y डायरेक्शन में आ जाए, हाँ या ना? मतलब वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन कितनी हो जानी चाहिए? 0। यस और नो? तो किसी एक इंस्टेंट पे अगर देखा जाए, ध्यान सुनना, देखो किसी एक इंस्टेंट पे हमने चार्ज पार्टिकल को पकड़ा, मान लो यहाँ पे चार्ज पार्टिकल को अगर आप देखते हो यहाँ पे किसी भी एक इंस्टेंट पे, तो क्या वेलोसिटी वेक्टर ऐसे रहा होगा v नॉट? यस और नो? तो गौर से देखो किसी एक जनरल इंस्टेंट पे अगर आप किसी जनरल इंस्टेंट पे चार्ज पार्टिकल की स्टडी करते हो तो क्या इस v नॉट के दो कंपोनेंट है, एक एक्स डायरेक्शन में और एक y डायरेक्शन में? हाँ इसके दो कंपोनेंट है, एक्स डायरेक्शन में और y डायरेक्शन में। तो जो एक्स डायरेक्शन वाला कंपोनेंट है क्या वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है और y डायरेक्शन वाला कंपोनेंट क्या धीरे धीरे बढ़ता जा रहा होगा? हाँ यही तो हुआ है। सबको समझ में आई ये बात? यस और नो में रिप्लाई दो। क्या सबको ये बात समझ में आ गई? हाँ। तो हमने क्या किया, इस चार्ज पार्टिकल को देखा किसी भी एक एक्स पोजीशन, जब ये एक्स डिस्प्लेसमेंट ले लेता है, एक्स डिस्प्लेस हो चुका है यहाँ पे, क्या ये एक्स डिस्प्लेस हो चुका है चार्ज, इस इंस्टेंट पे इस चार्ज पार्टिकल को देखा हमने और हमने देखा इस इंस्टेंट पे क्या कोई ना कोई फोर्स भी लग रहा होगा, मैग्नेटिक फोर्स। जल्दी बताओ क्या इस इंस्टेंट पे, क्योंकि भाई मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल तो क्या फोर्स भी वेरिएबल होने वाला है, और फोर्स अगर वेरिएबल तो किसी एक इंस्टेंट पे हमें फोर्स को लिखना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ एक्स। यस और नो? तो हमने देखा इस इंस्टेंट पे जो फोर्स लग रहा होगा क्या वो इस डायरेक्शन में लग रहा होगा बच्चों, एफ एम, हाँ या ना? जो फोर्स लग रहा होगा वो ऐसे लग रहा होगा इंस्टेंट पे। और हमने मान लिया जिस इंस्टेंट पे हमने वेलोसिटी को माना है, मान लो ये वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल के साथ अभी एंगल बना रही है कितना, अल्फा। हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रही है कितना, अल्फा। अब मुझे तो ये जो मैग्नेटिक फोर्स है, ध्यान से देखना, ये जो मैग्नेटिक फोर्स है, इस मैग्नेटिक फोर्स के अगर मैं दो कंपोनेंट्स देखूं, ये अल्फा है तो क्या ये एंगल वर्टिकल के साथ भी अल्फा रहा होगा? यस और नो? फोर्स का वर्टिकल लाइन के साथ जो एंगल रहा होगा क्या वो अल्फा रहा होगा? यस और नो में रिप्लाई दे दो भाई। हाँ
तो इस फोर्स के दो कंपोनेंट है, गौर से देखो, एक तो है एफ एम कॉस अल्फा और एक है एफ एम साइन अल्फा। यस और नो? एक तो है एफ एम कॉस अल्फा और एफ एम साइन अल्फा। यस और नो? अच्छा मुझे बताओ, ये एफ एम कॉस अल्फा क्या कर रहा है? क्या ये वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी को इंक्रीज करने का काम कर रहा होगा? देखो इनिशियली वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी 0 है, और जब मैक्सिमम कोऑर्डिनेट अचीव करेगा तब वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी v नॉट हो चुकी है, मतलब वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी इंक्रीज हुई है। यस और नो? तो किसी ने तो बढ़ाई होगी वो वेलोसिटी। किसने बढ़ाई है? ये वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट आ रहा है फोर्स का। यस और नो? और एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है। क्यों डिक्रीज हो रही है? क्योंकि ये एफ साइन अल्फा क्या पॉजिटिव एक्स के अपोजिट एक्ट कर रहा है। ये जो एफ साइन अल्फा है ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के अपोजिट एक्ट कर रहा है, तो ये पॉजिटिव एक्स की जो स्पीड होगी क्या उसे डिक्रीज करने का काम कर रहा है? यस और नो में रिप्लाई दो भाई। हाँ, तो अब हमने क्या किया ध्यान से देखना। हमने हमने सबसे पहले एफ एम की वैल्यू लिखी। हमने सबसे पहले एफ एम की वैल्यू लिखी। क्या यहाँ पे एफ एम की वैल्यू, ध्यान से देखना, इस इंस्टेंट पे जहां पे ये पार्टिकल एक्स पोजीशन पे पहुंच चुका है, एक्स से डिस्प्लेस होने के बाद जो जनरल पोजीशन आपने मानी है उस पोजीशन पे एफ एम की वैल्यू लिखी। क्या एफ एम की वैल्यू क्यू वी नॉट इंटू बी रही होगी, और बी की वैल्यू कितनी रहेगी इस लोकेशन के लिए? बी नॉट एक्स। यस और नो? इस लोकेशन पे एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? एक्स। तो बी की वैल्यू कितनी होगी? बी नॉट एक्स। यस और नो? ये हो गई एफ एम की वैल्यू। एफ एम की वैल्यू। अच्छा, अब इस एफ एम का जो कंपोनेंट है अलोंग वाई डायरेक्शन, इस एफ एम का जो कंपोनेंट है अलोंग वाई डायरेक्शन, क्या वो एफ एम कॉस एल्फा है बच्चों? तो एफ एम कॉस एल्फा की जो वैल्यू होगी एफ वाई, कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन वाई डायरेक्शन, इसकी जो वैल्यू होगी क्या वो लिखी जाएगी क्यू वी नॉट बी नॉट एक्स इंटू कॉस एल्फा? यस और नो? जो इसका कंपोनेंट है अलोंग दी वाई डायरेक्शन वो ये लिखा जाएगा ना भाई, एफ एम कॉस एल्फा क्यू वी नॉट एक्स कॉस एल्फा। तो यहां से अगर एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन देखा जाए तो क्या एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन क्यू वी नॉट बी नॉट अपॉन एम एक्स कॉस एल्फा हो जाएगा बच्चों? यस और नो? जो एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन है क्या वो क्यू नॉट बी नॉट अपॉन एम इंटू एक्स कॉस एल्फा हो जाएगा? वेरी गुड। तो ये भी बात समझ में आ गई हमें सर, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, क्या इस ए वाई को, क्या इस ए वाई को मैं लिख सकता हूं डी वी वाई अपॉन डी टी? डी वी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू क्यू वी नॉट बी नॉट अपॉन एम इंटू एक्स कॉस एल्फा। यस और नो? अब ये कॉस एल्फा क्या हमारे लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है? क्या ये कॉस एल्फा हमारे लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है? यस और नो? क्योंकि एल्फा तो हमें पता ही नहीं है, कॉस एल्फा तो कहां से निकालेंगे? एल्फा के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो कॉस एल्फा तो कहां से निकालेंगे भैया? ठीक है, तो हमने क्या किया, ये जो डी वी वाई अपॉन डी टी लिखा हुआ है इसे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया डीएक्स के साथ। किसके साथ मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया बच्चों? डीएक्स के साथ। आपके पास वाई डायरेक्शन का एक्शन एक्स के टर्म में लिखा हुआ था तो मैंने डीएक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, इससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया डीएक्स से। अब गौर से देखो, ये जो टर्म है, ध्यान से देखना, ये जो टर्म आपके सामने लिखी गई है dx अपॉन dt, dx अपॉन dt, क्या ये वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन है इस इंस्टेंट पे? वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन। गौर से बताओ, इस इंस्टेंट पे, जिस इंस्टेंट पे आपने ये फोर्स वोर्स सब लिखे जनरल इंस्टेंट पे, वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन बताओ कितनी है? क्या v नॉट कॉस एल्फा है वो वेलोसिटी dx अपॉन dt? v नॉट कॉस एल्फा देख लो ढंग से। जिस जनरल इंस्टेंट पे आपने चार्ज पार्टिकल को माना है
उस इंस्टेंट पे वेलोसिटी इन dx अपॉन dt का मतलब क्या है, वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, यस और नो। हाँ, तो वो वेलोसिटी है v नॉट कॉस एल्फा। तो देखो इसको लिख दिया हमने v नॉट कॉस एल्फा dv बाई अपॉन dx इक्वल टू क्यू वी नॉट बी नॉट अपॉन m इंटू एक्स कॉस एल्फा। तो देखो कॉस एल्फा से कॉस एल्फा कैंसिल, वी नॉट से एक वी नॉट कैंसिल। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? तो हमारे सामने अब जो इक्वेशन बनी वो इक्वेशन बनी बच्चों, देखो वो इक्वेशन हमारे पास बनी डीवी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्यू बी नॉट अपॉन एम इंटू एक्स, यस और नो। अच्छा, नाउ अगर dx को हम राइट साइड लेते हैं तो क्या हम बोथ साइड इंटीग्रेशन लगा सकते हैं? भाई x का इंटीग्रेशन dx के साथ ही हो सकता था, तो dx को हम राइट साइड ले आए तो देखो क्या बना ये dvy इक्वल टू क्यू बी नॉट अपॉन एम इंटू एक्स dx। क्या ऐसा ही बनेगा ये? और नाउ बोथ साइड इंटीग्रेशन, तो बोथ साइड इंटीग्रेशन करोगे तो देखो जब x की वैल्यू 0 है तो बताओ y डायरेक्शन, यहाँ पे dvy का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, dvy मतलब y डायरेक्शन की वेलोसिटी। मुझे तो लिमिट भी y डायरेक्शन की वेलोसिटी की लगाओगे यहाँ पे। तो जब x इक्वल टू 0 था तो क्या vy की वैल्यू 0 थी, यस और नो। और जब x की वैल्यू x मैक्सिमम होगी तब क्या vy की वैल्यू v नॉट हो जाएगी, यस और नो। हाँ या ना। तो देखो यहाँ पे dvy का इंटीग्रेशन करोगे तो ये बनेगा vy, और इस पे लिमिट लगाओगे आप 0 से v नॉट, और यहाँ पे इंटीग्रेशन करोगे तो ये बनेगा q v नॉट अपॉन m एक्स स्क्वायर बाई 2, और लिमिट लगाओगे बच्चों 0 से लेके x मैक्सिमम। तो यहाँ पे आपके पास बनेगा v नॉट इक्वल टू क्यू बी नॉट अपॉन m एक्स मैक्सिमम का स्क्वायर अपॉन 2। क्या यहाँ से x मैक्सिमम की वैल्यू निकल के आ जाएगी बच्चों? तो x मैक्सिमम की वैल्यू आपके पास निकल के आएगी अंडर रूट ऑफ 2v0m अपॉन क्यू बी। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? ये होगा मैक्सिमम x कोऑर्डिनेट ऑफ द चार्ज पार्टिकल। क्या सभी बच्चों को ये समझ में आ गया? कुछ नहीं किया हमने, एक्सीलरेशन को एज अ फंक्शन ऑफ x लिख लिया। कुछ नहीं किया हमने, एक्सीलरेशन को एज अ फंक्शन ऑफ x लिखा है बस। और फिर वेलोसिटी मैक्सिमम कोऑर्डिनेट निकालने की कोशिश की है। क्लियर सबको दिमाग में? वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो सभी बच्चों को ये चीज यहाँ पे समझ में आ चुकी है। बहुत बढ़िया बच्चों। बहुत। तो यहां तक ऐसा मानो हमारा चैप्टर आधे से ज्यादा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, ये बात सबको समझ में आ गई। फोर्स वोर्स वाली सारी कहानी हमने पढ़ ली, और एक वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड का भी एक क्वेश्चन हमने कर लिया। ठीक है, अब देखो आगे हम लोग बात करने वाले हैं। क्या अभी तक जो चार्ज पार्टिकल हमारे सामने मूव कर रहा था, अभी तक जो चार्ज पार्टिकल हमारे सामने मूव कर रहा था, क्या वो चार्ज पार्टिकल केवल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा था, यस और नो? यस और नो में रिप्लाई दो। अभी तक जो चार्ज पार्टिकल हमने मूव कराया है, क्या एक केवल और केवल मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराया है? यस और नो में रिप्लाई दो। हाँ, केवल और केवल एक मैग्नेटिक फील्ड में हम चार्ज पार्टिकल को अभी तक मूव करवा। अब सपोज करो ऐसा हो जाए, है ना। अब जो आगे हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं, ठीक है, आगे जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं इस टॉपिक में चार्ज पार्टिकल जो मूव करेगा, चार्ज पार्टिकल इज मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ। ठीक है, दोनों एक साथ अप्लाई करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई करेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई करेंगे। अच्छा मुझे बताओ, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या स्पीड में वेरिएशन आ सकते थे? जल्दी से बताओ।
क्या कोई मैग्नेटिक, तो इस पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से स्पीड में वेरिएशन आ सकता है? हाँ या ना? तो क्या अब चार्ज पार्टिकल पे दो फोर्स लगेंगे? क्या अब चार्ज पार्टिकल के ऊपर दो फोर्स लगने वाले हैं? अभी मैंने ये नहीं बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड किस किस डायरेक्शन में होगी, आपस में कैसे कितने कितने एंगल पे लगाएंगे, इसके बारे में अभी हमने कुछ नहीं सोचा है। बस हम ये बोल रहे हैं कि अब जो चार्ज पार्टिकल मूव करेगा वो मूव करेगा इन मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ। तो जो फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल होगा, ध्यान से देखो, फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल, नेट फोर्स ऑन पार्टिकल, नेट फोर्स ऑन पार्टिकल, ध्यान से देखना, नेट फोर्स ऑन पार्टिकल, एफ वेक्टर नेट। क्या इस नेट फोर्स को लिखने के लिए हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स दोनों का क्या हमारे पास वेक्टर समीशन होना चाहिए? यस और नो? नेट फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल, क्या अब हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स इनका समीशन होगा? हाँ या ना? वेरी गुड। अब यहाँ पे एक, ध्यान से सुनना, 1 मिनट रुको। हाँ, तो यहाँ पे जो नेट फोर्स होगा उसे लिखा जाएगा समेशन ऑफ, वेक्टर समेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स, क्योंकि अभी हमें नहीं पता कौन सा फोर्स किस डायरेक्शन में लगाया, तो हमने वेक्टर समेशन लिया है, ठीक है, वेक्टर समेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स। अब बच्चों ये जो नेट फोर्स आपके सामने लिखा है, जो समेशन है, वेक्टर समेशन है इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स का, इसको एक नाम दिया जाता है। इस फोर्स का नाम होता है बच्चों लॉरेंज फोर्स। क्या बोलते हैं इसको? लॉरेंज फोर्स। लिख लो, LORENTZ फोर्स। इस नेट फोर्स का नाम होता है लॉरेंज फोर्स, ठीक है। इस नेट फोर्स का नाम दिया जाता है लॉरेंज। लॉरेंज फोर्स का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स का वेक्टर समेशन। इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेट, जब कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में एक साथ मूव करेगा तो उसके ऊपर दो फोर्स लगेंगे। उन दोनों फोर्सेस का जो नेट फोर्स होगा उसे आप क्या नाम दोगे बच्चों? लॉरेंज फोर्स। क्या सबको ये बात समझ में आ गई? उस फोर्स को आप नाम दोगे लॉरेंज फोर्स। क्लियर हो गया? हाँ। अब इस लॉरेंज फोर्स के बारे में एक खास बात मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से सुनो। ये थ्योरेटिकल इंफॉर्मेशन है जो आपको याद रखनी है, और कई बार ये डायरेक्टली पूछा भी जाता है, ठीक है। देखो बच्चों, ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, ठीक है, और ये जो मैग्नेटिक फोर्स होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक, बोथ आर डिपेंड्स ऑन फ्रेम, बोथ आर डिपेंड्स ऑन फ्रेम, डिपेंड्स ऑन फ्रेम। ये दोनों फ्रेम के ऊपर डिपेंड करते हैं। मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है ये दोनों फ्रेम के ऊपर डिपेंड करते हैं। किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? फ्रेम के ऊपर, ठीक है। बट ये जो लॉरेंज फोर्स होता है, ये जो लॉरेंज फोर्स होता है, दिस इज नॉट डिपेंड्स ऑन फ्रेम। लिख लेना, दिस इज नॉट डिपेंड ऑन फ्रेम, डिपेंड्स ऑन फ्रेम, बिकॉज इट इज नेट फोर्स। बेटा नेट फोर्स इंडिविजुअल होता है, और मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि इंडिविजुअल फोर्स जो होते हैं वो फ्रेम के ऊपर डिपेंड नहीं करते। ऐसा मैंने बता रखा है, हर फ्रेम में कहीं से भी देखो नेट फोर्स की वैल्यू कभी चेंज नहीं होती। क्लियर है? ये जो लॉरेंज फोर्स है ये किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है? फ्रेम के ऊपर। बट जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स है ये फ्रेम के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, क्या ये सबको पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स फ्रेम के ऊपर कैसे डिपेंड करते हैं?
खुद सोचो, चार्ज पार्टिकल क्या खुद के ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स लगा सकता है क्या? अगर आप एक चार्ज पार्टिकल है जिसने इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रखे, क्या वो खुद के ऊपर फोर्स लगा सकता है? नहीं। बट दूसरी जगह पे अगर बैठ के देखा जाए तो क्या उसके ऊपर फोर्स लग रहा होगा? हाँ, और एक ड्यू टू द डायरेक्शन भी ऐसा होता है, ड्यू टू द डायरेक्शन भी ऐसा होता है कि भाई अगर आप आपका फ्रेम चेंज कर लोगे तो डायरेक्शन की वजह से भी, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को अगर आप किसी एक फ्रेम से बैठ के देख रहे हो तो डायरेक्शन अलग नजर आएगी, और दूसरे फ्रेम में जाके बैठोगे तो डायरेक्शन कुछ अलग नजर आ सकती है। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? ओके। तो ये जो दो फोर्स है, ध्यान से देखना, ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दीज आर डिपेंड्स ऑन फ्रेम, बट लॉरेंज फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्रेम। ठीक। अच्छा, अब ये बात सबको यहाँ पे समझ में आ गई। मैंने बोला ठीक है, कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब बच्चों, मैंने आपको एक बार कुछ बताया था, मैंने आपको एक बार ऐसा बताया था कि जब हम लोग बात कर रहे होते हैं, देखो एक और चीज मैं आपको यहाँ से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो 1 मिनट। तो लॉरेंज फोर्स के बारे में तो मैंने आपको बता दिया। एक और चीज मैं मैग्नेटिक फोर्स के बारे में आपको सिखाना चाह रहा हूँ। जैसे मान लो कि यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल है Q, चार्ज पार्टिकल 1, ठीक है, और यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल है 2, इस पे भी चार्ज है Q, ठीक है, दो चार्ज पार्टिकल है। ये दोनों चार्ज पार्टिकल जो हैं, ध्यान सुनना मेरी बात को, ये दोनों चार्ज पार्टिकल जो हैं इनके बीच में डिस्टेंस है r। इनके बीच में कितनी डिस्टेंस है बच्चों? r। सुनना ध्यान से, बहुत अच्छी चीज बताऊंगा मैं। दो चार्ज पार्टिकल आपके सामने दिए हुए हैं, चार्ज 1 और चार्ज 2, चार्ज 1 एंड चार्ज 2, है ना? दोनों के बीच में डिस्टेंस दी हुई है r। अच्छा, आपने चार्ज 1 को स्पीड प्रोवाइड कर दी v, ऐसे इस r के परपेंडिकुलर एक स्पीड प्रोवाइड कर दी v। मुझे बताओ, क्या ये चार्ज पार्टिकल एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर सकता है? यस और नो? एक मूविंग चार्ज पार्टिकल क्या एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर सकता है? यस और नो में रिप्लाई देना। और मैंने वो मैग्नेटिक फील्ड लिखाई भी है आपको, अगर आपको ध्यान में हो तो। याद है सबको? एक मैग्नेटिक फील्ड लिखाई थी जो मूविंग चार्ज पार्टिकल क्रिएट करता है। मैंने यहाँ लिख देता हूँ, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इक्वल इनटू क्यू वी क्रॉस आर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर का क्यूब। याद है सबको? ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता था एक मूविंग चार्ज पार्टिकल। मूविंग चार्ज पार्टिकल एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता था, और उसको इस तरीके से लिखते थे हम लोग। हाँ, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ ये जो Q2 चार्ज पार्टिकल है ये एक मैग्नेटिक फील्ड में एग्जिस्ट कर रहा है जो मैग्नेटिक फील्ड 1 ने क्रिएट की है? यस और नो? जो मैग्नेटिक फील्ड किसने क्रिएट की है? 1 ने। हाँ या ना? हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब ये जो चार्ज पार्टिकल 2 है, 2 जो है एक मैग्नेटिक फील्ड में बैठा हुआ है। अच्छा, मान लो सपोज करो मैं 2 को भी स्पीड प्रोवाइड कर देता हूं अपवर्ड v, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये जो 2 वाला चार्ज पार्टिकल एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है? यस और नो? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं 2 वाला चार्ज पार्टिकल एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है जो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दी 1 क्रिएट हुई थी? यस और नो? अच्छा, अगर ये चार्ज पार्टिकल 2 मूव करेगा तो क्या ये भी अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा? क्या ये भी अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा? और क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये 1 वाला चार्ज पार्टिकल एक मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है जो मैग्नेटिक फील्ड 2 ने क्रिएट की है? यस और नो? थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा, क्या हो रहा है सर ये? मुझे तो क्या ये दोनों चार्ज पार्टिकल एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहे हैं? 1 ने भी एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया, 2 ने भी एक मैग्नेटिक। और क्या ये दोनों चार्ज पार्टिकल एक दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहे हैं? 2 मूव कर रहा है 1 की मैग्नेटिक फील्ड में, 1 मूव कर रहा है 2 की मैग्नेटिक फील्ड में। हाँ या ना? हाँ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।
अच्छा यहाँ पे अगर मैग्नेटिक फील्ड का मैं अमाउंट लिखूं, ध्यान से देखना, जो वन की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट है, क्या वो इन टू दी प्लेन रही होगी? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दी वन, ड्यू टू वन, यस और नो, इन टू दी प्लेन रही होगी जहां पे चार्ज पार्टिकल 2 प्रेजेंट है। पाम रूल से देखते हो ना मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ऐसे देखोगे, देखो सर इस तरफ राइट साइड अगर मैग्नेटिक फील्ड देखनी है तो फिंगर्स को राइट साइड स्ट्रेच करके तुम पाम की डायरेक्शन देखो, इनटू दी प्लेन आ रही है। अच्छा 2 की वजह से अगर 1 की तरफ मैग्नेटिक फील्ड देखी जाए तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, यहाँ पे जो क्या वो आउट ऑफ द प्लेन रही होगी? डॉट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 2, यस और नो? ड्यू टू 2। अच्छा इस मैग्नेटिक फील्ड का अगर मैं अमाउंट लिखूं यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड का अमाउंट लिखूं अगर यहाँ पे B इज इक्वल टू, क्या ये लिखा जाएगा म्यू नॉट Q? अच्छा V क्रॉस B लिखोगे तो V इंटू आर हो जाएगा, देखो V और आपस में परपेंडिकुलर तो क्रॉस प्रोडक्ट में साइन 90 हो जाएगा, साइन 91 होता है, तो V इंटू आर अपॉन 4 पाई आर का क्यूब, तो एक आर से एक आर कैंसिल, तो जो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दी वन बनी क्या वो म्यू नॉट क्यू वी अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर बन रही है बच्चों? यस और नो में रिप्लाई दो। हाँ ये वाली मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बन रही है ड्यू टू वन, ठीक है। ऐसे ही यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड बनी, यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड बनी क्या उसका मैग्नीट्यूड म्यू नॉट क्यू वी आर अपॉन 4 पाई ही होगा, 4 पाई अपॉन आर स्क्वायर ही होगा। यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड 2 की वजह से बनी है, इसका अमाउंट भी म्यू नॉट क्यू वी अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर ही होगा। देखो वी और आर आपस में यहाँ पे भी परपेंडिकुलर है, ये ड्यू टू 2, ड्यू टू 2। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? हाँ तो अगर मैं यहाँ पे देखू फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 अगर देखा जाए तो क्या फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 देखने के लिए क्या मुझे Q वेलोसिटी ऑफ 2 इनटू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 1 देखना पड़ेगा, यस और नो? ऐसा ही करना पड़ेगा मुझे, यस और नो? Q इनटू वेलोसिटी ऑफ 2, वेलोसिटी ऑफ 2 क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 1, यस और नो? हम 2 पे लगने वाला फोर्स निकाल रहे हैं। 2 पे लगने वाला फोर्स अगर तुम निकाल रहे हो, 2 पे लगने वाला अगर तुम फोर्स निकाल रहे हो तो क्या तुम्हें 2 की वेलोसिटी देखनी पड़ेगी, और 2 पे फोर्स लग रहा है मैग्नेटिक फील्ड 1 की वजह से, तुम 1 का मैग्नेटिक फील्ड देखना पड़ेगा, यस और नो? हाँ या ना? अच्छा इस फोर्स की डायरेक्शन बताओ, 2 पे लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन बताओ किधर है? 2 पे लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन बताओ किधर है? क्या 2 पे लगने वाला फोर्स लेफ्ट डायरेक्शन में दिखा रहा है? 2 पे लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन आ रही है लेफ्ट। और इस अमाउंट को अगर मैं कैलकुलेट करूं तो देखो Q वेलोसिटी ऑफ 2 कितनी है V क्रॉस V परपेंडिकुलर है तो कोई दिक्कत है नहीं, और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी मुझे पता है म्यू नॉट क्यू वी अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। तो लेफ्ट डायरेक्शन में ये फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। ऐसे अगर मैं फोर्स ऑन 1 निकालू ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 1 निकाला जाए ड्यू टू 2 तो कैसे लिखोगे? क्या इसको लिखना पड़ेगा Q इंटू वेलोसिटी ऑफ 1 इंटू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 2, यस और नो? हाँ। अच्छा इसकी डायरेक्शन बताना किधर आएगी? यहाँ 1 के लिए मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड है, तो इस पे डायरेक्शन बताओ किधर आ रही है? राइट। इस पे डायरेक्शन किधर आ रही है? राइट, यस और नो? इस पे डायरेक्शन आ रही है राइट। और इसका जो अमाउंट है क्या वो Q वेलोसिटी ऑफ V1 V है, और क्रॉस प्रोडक्ट का जो साइन थीटा होगा वो तो 1 हो जाएगा, क्योंकि देखो वेलोसिटी वेक्टर V1 वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 2 क्या आपस में परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे आप लिख दोगे म्यू नॉट क्यू वी अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर डायरेक्ट मैग्नीट्यूड।
क्या ये F21 और F12 आपस में अपोजिट और मैग्नीट्यूड वाइज सेम दिखाई दे रहा है? तो क्या ये जो मैग्नेटिक फोर्स है, क्या ये एक्शन रिएक्शन पेयर को फॉलो कर रहा है? क्या ये जो मैग्नेटिक फोर्स है, क्या ये एक्शन रिएक्शन पेयर को फॉलो कर रहा है? हाँ या ना? तो क्या ये ऑलवेज न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो करेगा? क्या ये ऑलवेज न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो करेगा? यस और नो में रिप्लाई दो। तो ये बात सही नहीं है। अरे जिसको डायरेक्शन समझ में नहीं आई वन की, वो देख लो, वेलोसिटी ऑफ वन पर ऐसे अपवर्ड है और टू की मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द प्लेन है। यहाँ पे टू की मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द प्लेन है, तो वी क्रॉस बी करोगे तो क्या राइट डायरेक्शन में थंब आएगा? ठीक है। तो जो तुम सोच रहे हो कि सर ये एक्शन रिएक्शन पेयर को फॉलो करता है, ये एक ऐसा ही फोर्स, एक ही फोर्स ऐसा है ये यहाँ पे तुम्हारे पास चार मूविंग चार्ज पार्टिकल की वजह से यहाँ पे जो फोर्स आपको दिख रहा है ये है ना, एक्शन रिएक्शन पेयर को फॉलो करेगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मैं आपको एग्जांपल के साथ बताता हूँ, एग्जांपल के साथ बताता हूँ, टेंशन मत लो। इस एग्जांपल में कर रहा है ना भाई, यस और नो, मैग्नेटिक फोर्स जो एक्शन रिएक्शन पेयर को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है? इस एग्जांपल में, इस एग्जांपल में कर रहा है, पर हमेशा करेगा ऐसा जरूरी नहीं है। देखो एक और एग्जांपल दिखाता हूँ तुम्हें, ध्यान से देखना। ये चार्ज पार्टिकल क्यू, इसको स्पीड प्रोवाइड की तुमने v अपवर्ड, और एक चार्ज पार्टिकल क्यू, इसे तुमने स्पीड प्रोवाइड की इस तरफ। ठीक है। हाँ, अब मुझे बताओ, इस चार्ज पार्टिकल को नाम दे दूं 2 और इस चार्ज पार्टिकल को नाम दे दूं 1, तो मुझे बताओ चार्ज पार्टिकल 2 की वजह से, ध्यान से देखना, ये जो चार्ज पार्टिकल 2 आपको दिखाई दे रहा है, 1 मिनट, ये जो चार्ज पार्टिकल आपको 2 दिखाई दे रहा है, इस इंस्टेंट पे 2 की वजह से 1 पे क्या मैग्नेटिक फील्ड 0 रही होगी? यस और नो? 1 की इस इंस्टेंट पे देखो 2 की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है एट द पोजीशन ऑफ 1, क्या वो 0 है? बता देता हूं क्यों 0। देखो 2 की वजह से जब तुम मैग्नेटिक फील्ड लिख रहे हो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 2, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 2 जब तुम लिखोगे तो कैसे लिखोगे? सर हम लोग लिखेंगे मैग्नेटिक म्यू नॉट, सेकेंड चार्ज कितना है q, इनटू वेलोसिटी वेक्टर ऑफ सेकेंड चार्ज क्रॉस r वेक्टर अपॉन 4 पाई r वेक्टर के मैग्नीट्यूड का क्यूब। तो गौर से देखो, क्या ये r वेक्टर और सेकंड वाले चार्ज पार्टिकल की जो मैग्नेटिक फील्ड है, क्या सॉरी, सेकंड वाले चार्ज पार्टिकल की जो वेलोसिटी वेक्टर और r वेक्टर है, क्या ये आपस में पैरेलल हो चुके हैं इस इंस्टेंट पे? तो मैग्नेटिक फील्ड 0 एट द लोकेशन ऑफ 1 क्या 0 है? तो नहीं कर रहा है ना, देखो 1 वाले चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी और r तो परपेंडिकुलर है। हाँ या ना? वेरी गुड। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड 0 नहीं है, बट यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड 0, तो एक पे तो फोर्स लग रहा होगा और दूसरे पे फोर्स 0 रहा होगा, तो क्या एक्शन रिएक्शन पेयर को फॉलो किया इसने? एक पे तो फोर्स लग रहा है पर दूसरे पे फोर्स नहीं लग रहा, तो क्या ये एक्शन रिएक्शन पेयर को फॉलो कर रहा है क्या? नहीं। तो मैग्नेटिक फोर्स जो है ऑलवेज एक्शन रिएक्शन पेयर को फॉलो करेगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है। देखो यहाँ पे अगर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 1 निकाली जाए,
जहां पे चार्ज पार्टिकल 2 है, ये जो चार्ज पार्टिकल 2 है इसके लिए तो मैग्नेटिक फील्ड और 1 देखनी पड़ेगी ना बच्चों, क्या वो 0 होगी क्या? तुम अगर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 1 देखते हो तो वो लिखी जाएगी म्यू नॉट क्यू, वेलोसिटी ऑफ वन चार्ज पार्टिकल क्रॉस आर अपॉन 4 पाई आर क्यूब का मैग्नीट्यूड। यस और नो? अब ये दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो रहा है क्या? पहले वाले की स्पीड 10 का क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो रहा है क्या? नहीं। तो यहाँ पे Q2 जो चार्ज पार्टिकल है, सेकंड जो चार्ज पार्टिकल है, उस पे फोर्स 0 नहीं होगा। क्लियर? क्या ये बात सबको समझ में आ गई? यस और नो? वेरी गुड। तो लिख लेना, मैग्नेटिक फोर्स इज नॉट ऑलवेज नॉट फॉलो द न्यूटन्स थर्ड लॉ। हमेशा फॉलो नहीं करता, कभी कभी कर सकता है। ठीक है? नॉट ऑलवेज फॉलोज द न्यूटन्स थर्ड लॉ। लिख लिया सब लोगों ने? या लिख लो, इट इज नॉट नेसेसरी दैट द मैग्नेटिक फोर्स फॉलोज द एक्शन रिएक्शन पेयर। लिख लिया सभी बच्चों ने? वेरी गुड, बहुत अच्छे। बहुत बढ़िया। तो ये बात आई थिंक सबको समझ में आ गई होगी, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है? अच्छा, चलो और देखते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। देखो, तो हमें लॉरेंज फोर्स के बारे में समझ में आएगा जब भी हम चार्ज पार्टिकल को बस मैंने ये इसलिए बताया था कि मैं बता सकूं कि मैग्नेटिक फोर्स जो है वो हमेशा फॉलो करेगा न्यूटन थर्ड लॉ को, ये जरूरी नहीं है। तो कई बार ऐसा स्टेटमेंट आपके सामने आ जाता है कि जो मैग्नेटिक फोर्स है इट इज ऑलवेज फॉलोज द न्यूटन थर्ड लॉ। तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगा या फॉल्स? फॉल्स होगा। चलो बहुत बढ़िया। तो अब नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम लोग वो क्वेश्चंस करेंगे जिनमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी लाई कर रहा होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी लाई कर रहा होगा, फिर दोनों में एक साथ हम चार्ज पार्टिकल को मूव करेंगे। ठीक है बच्चों? नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हम लोग करेंगे उनमें हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को मिला के क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है? कि चार्ज पार्टिकल कैसे मूव करेगा, कितनी स्पीड से मूव करेगा, क्या फोर्स होगा, क्या डायरेक्शन। ओके, चलो थैंक यू बच्चों। अच्छा, नोट्स जो है ना बच्चों आपको आज मिल जाएंगे। अभी तक क्या था कि मेरा मोबाइल सही नहीं था तो दूसरे के मोबाइल से क्लास ले रहा था, इसलिए आपको नोट्स सेंड नहीं हुए थे। तो आज आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है?